प्रोग्राम रस्म सितम के साथ मैं हूं उरूज नासिर। आज हम जिस रस्म सितम पर बात करेंगे वो तरक्की याफ्ता ममालिक में तो अपने उरूज पर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ भी ये रस्म शुरू हो रही है, खास तौर पर पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रस्म पर जिसमें बच्चे बड़े होकर अपने वालिदैन को अकेला छोड़ देते हैं और उनको उनकी जिंदगी के आखिरी दिन ओल्ड एज होम्स में गैरों के दरमियान गुजारने पर मजबूर कर देते हैं। वेस्ट से ली गई ये रस्म आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ रस्म सितम बनती जा रही है। तो आइए सिरे ढूंढते हैं। इस रस्म सितम के सिरे ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा तारीख का जायजा लेना होगा। घर के बुजुर्ग जो घर में बरकत और रहमत की अलामत समझे जाते थे, उन्हें कब और किस वक्त ओल्ड एज होम्स में भेजा जाने लगा? सबसे पहले ओल्ड एज होम्स कहाँ बनाए गए थे? जैसे इंसानी तरक्की हुई और इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, सनती तरक्की हुई, तो जवानों को एक शहर से निकल के दूसरे शहर में जाना पड़ा। जब नौजवान दूसरे शहरों में जाना शुरू हुआ तो ओल्ड लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए, उनकी केयर करने के लिए जब ज़राए ना रहे तो ज़रूरत बनी कि किस तरह से इनका ख्याल रखा जाए। तो 1904 में कोलोराडो में और फिर शायद 1905 में ग्रीन्सबर्ग में, 1906 में न्यूयॉर्क में ओल्ड एज होम्स बनाए गए। मैं समझता हूँ किसी भी महज़ब माशरे में जो सबसे वल्नरेबल लोग होते हैं, या बुजुर्गान होते हैं या बच्चे होते हैं, और उनको टॉप प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनके साथ नारवा सलूक जो है वो किसी हवाले से भी मैं समझता हूँ कि इंसानियत की कदरों की मुनाफी है। मैं समझता हूँ कि ये पहले सोसाइटी की और स्टेट की बेसिक जिम्मेदारी है, लेकिन स्टेट और सोसाइटी इस जिम्मेदारी को उसी वक्त अदा कर सकती है जब स्टेट और सोसाइटी के पास इतने वसाइल हों कि वो उन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को बिल्ड कर सकें। मना है पोतों के साथ ईद? हाँ, लगता है फिर से जवान हो गया। हाँ, मैं भी जब अपने पोतों के साथ खेलता था मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन हाँ नदीम अहमद, क्या कर सकते हैं, शायद किस्मत में यही लिखा था। दिखाओ तो सही क्या लेके आए हो। नदीम और लतीफ़ इस्लामाबाद के एक ओल्ड एज होम में जिंदगी के आखिरी अयाम गुजार रहे हैं। दोनों के बेटे बड़ी बड़ी नौकरियों पर फाइज हैं। वो दोनों को टाइम नहीं दे सकते, इसलिए उन्हें यहाँ भेज दिया गया। लतीफ़ को उसके बेटे ईद शबरात पर तो अपने घर ले जाते, लेकिन नदीम के बेटों ने तो अब ऐसा करना भी छोड़ दिया है। अच्छी है, मेरी पोती ने दी हैं। कहती थी दादा पहनोगे तो फिर से जवान लगोगे। अब यही कुछ रह गया है। मैं खबरें पढ़ता हूँ, 2 दिन हो गए तुम्हारे तबसरे नहीं सुने। न जाने हमारी अगली नस्ल को क्या हो गया है, समझते ही नहीं। ओल्ड एज होम से किन मौशरती रुझानात की अक्कासी होती है? क्या इससे ये नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है कि ख़ानदानी निज़ाम का पुराना ढांचा बिखर रहा है? ख़ानदान एक बहुत अहम सतून है मुआशरे का। अगर आप ख़ानदान से बूढ़ों को निकाल देंगे
तो जो उनके पास ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने अपनी लाइफ से सीखा है, वो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे अपने बच्चों को। ख़ानदानी यूनिट मुतासर हो रहा है। अमूमी तौर पे समाज का जो इकनॉमिक फाउंडेशन है, जो समाज की माशी बुनियादियाँ उनसे, अब उनमें एक इंतशार है, उनमें एक बहरान है, उनमें एक जवाल है, उससे हर इंस्टीट्यूशन मुतासर हो रहा है और हर इंस्टीट्यूशन के रिश्ते मुतासर हो रहे हैं और रिश्तों का ताल्लुक पैसे से ज़्यादा बनता जा रहा है। जो मैं समझता हूँ कि इंसान और इंसान के दरमियान जो मसलन माँ और बेटे का जो रिश्ता है, उसमें भी मालियाती सरमाया सरायत करके उसे मजरू कर रहे हैं। नए मुआशी निज़ाम में लतीफ़ अहमद के बेटों को भी अपना आप बदलना पड़ा। उसका बड़ा बेटा रोजगार की तलाश में अमेरिका गया और वहीं का होकर रह गया। उसका बेटा बाबर एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जीक्यूटिव है। उसकी मसरूफ जिंदगी में शायद अब इतने भी पल नहीं थे कि वो अपने बाप को दे सकता। तुम आ गए बेटा? अब आप सोए नहीं? बस बेटा तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों, कोई खास बात करनी थी आपने? यार कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। अब्बा फिलहाल बहुत थका हूँ, कल बात करते हैं। बात तो सुनो। सॉरी अब्बा, कहा ना कल बात करूंगा। सॉरी। एक बेटे की दूरी और दूसरे बेटे से वक्त ना मिलना लतीफ़ अहमद की नफ्सियात पर अजीब सा असर डाल रही थी। उसने किताबों और अपने पोते पोतियों में खुद को मसरूफ रखने की कोशिश तो की, लेकिन फिर भी उसकी तन्हाई बढ़ती जा रही थी। मैं आपका डिवोर्स नहीं होने दूंगा माँ। अगर उस नंदिनी के मरने से आपकी खुशियां वापस आएगी तो उसे मरना ही होगा। कुछ गलत मत कर। बेटा वो इब्राहिम नजर नहीं आ रहा। पता नहीं बाहर गया होगा दोस्तों के साथ। ये बात कोई नहीं जानता माँ के नए पंचमेश्वर ने। कब तक आ जाएगा? इसी मौके का फायदा उठाकर पता नहीं अब्बा जी। अब आपको तो पता ही है आजकल के बच्चों का। बड़ी उम्र में तन्हा रहना और बच्चों से बातचीत ना हो सकने के इंसानी जहन पर क्या असरात मुरतब होते हैं और वो कौन सी नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं जो ऐसे हालात में बड़ी उम्र के लोगों को हो सकती हैं। सबसे पहले तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के वहाँ पे एडजस्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है और उसकी मैनिफेस्टेशन एंग्जाइटी सिम्टम्स से यानी तशवीश की अलामात, घबराहट की अलामात या फिर डिप्रेसिव सिम्टम्स यानी कि उदासी की अलामात से होती हैं। इसी तरह एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के बाद डिप्रेशन का जो नाम है वो बहुत अहम है इस सिलसिले में, क्योंकि डिप्रेशन इन लोगों में ओल्ड एज वैसे भी डिप्रेशन कॉज करती है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसको वैसे भी अपनी ज़िंदगी से, अपनी नौकरी से, हर चीज़ से वो रिटायर सा होने लग जाता है। उसे लगता है कि मैं अनवांटेड हूँ, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। उसे बेवकूफ़ी का एहसास होने लग जाता है और यही एहसास आहिस्ता आहिस्ता उसमें डिप्रेशन डाल देता है। और अगर ऐसे अफराद को उठा के बजाय उनकी दिलजोई करने के उन्हें एक अलहदा घर में और भेज दिया जाए और ये उनको मतलब उनको ये एहसास दिलाया जाए कि आप जो है अब हमारे लिए बिल्कुल किसी काबिल नहीं रहे हो, तो फिर उनमें डिप्रेशन आ जाता है, जिसमें उदासी का होना, खुशी महसूस ना होना, भूख और नींद में कमी और जैसी अलामात उनमें आ जाती हैं। और अगर इसकी शिद्दत बहुत बढ़ जाए तो कई दफ़ा खुदकुशी के ख्यालात और खुदकुशी की कोशिश तक भी ये बात चली जाती है। इस रस्म सितम के कुछ सिरे अभी ढूंढने बाकी हैं, लेकिन पहले एक ब्रेक।